हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी बिहार स्पेशल में पढ़ रहे हैं इतिहास, और प्रारंभ हम लोगों ने किया क्योंकि प्राचीन बिहार का इतिहास समाप्त किया, मध्यकालीन बिहार का इतिहास समाप्त किया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक बिहार का इतिहास, और आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार, बंगाल और अंग्रेज। बिहार, बंगाल, है ना, बंगाल और अंग्रेज, और अंग्रेज पढ़ते हैं। चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि हम लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं एग्ज़ाम के पर्पस से ही, पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं और पढ़ाने के लिए भी बहुत सारा सोर्स होगा, है ना। आप लोग बहुत सारा जगह पढ़ते होंगे, बहुत ऐसा चीज़ है जो करते भी होंगे, है ना। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो कोई भी एग्ज़ाम हो जो बिहार के द्वारा उसको लिया गया है, कंडक्ट कराया गया है, तो विगत वर्षों में जितना भी बिहार स्पेशल से प्रश्न जो पूछा गया है वो आपको मिल जाएगा घटना चक्र का पूर्वावलोकन में। लगभग 250-300-400 प्रश्न होगा। उन सारे प्रश्नों को बनाने से पहले कोशिश करिएगा, है ना, इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको सारे के सारे प्रश्न वहाँ से बनेंगे, है ना। एकदम बढ़िया तरीके से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो भी संभावित जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें यहीं से आपको पूछने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, बंगाल, बिहार और अंग्रेज। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बंगाल के गद्दी पे अलीवर्दी खां बैठे। अलीवर्दी खां, है ना, इनका नाम है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां बैठे, और अलीवर्दी खां ने सबसे पहले, अगर हम लोग बात करें अलीवर्दी खां के बारे में, तो 1732 ईस्वी में नायब नाजिम बने थे। 1732 ईस्वी में ये नायब नाजिम बने थे। नायब नाजिम बनाए गए, नायब नाजिम बनाए गए। लेकिन 1740 में ये बंगाल के नवाब बन गए। बंगाल के ये नवाब बन गए। इनकी भूमिका बिहार के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, और यही वजह है कि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाता है। जब हम लोग भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे तब वहाँ से थोड़ा सा इसका विस्तार रूप आपको दिखाई देगा, लेकिन हम लोग बिहार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो बिहार के संदर्भ में जो कुछ है, अधिकतर मतलब जो भी कुछ है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इतना में मिल जाएगा। 1732 में ये नायब नाजिम बनते हैं और 1740 में नवाब बन जाते हैं। लेकिन 1756 में अगर देखा जाए, 1756 में, है ना, तो 1756 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1756 में, और 1756 में मृत्यु हो जाने के बाद इनके उत्तराधिकारी जो सिराजुद्दौला है ये गद्दी पे बैठते हैं, और यहां से प्रश्न पूछा जाता है। सिराजुद्दौला, चलिए सिराजुद्दौला के बारे में हम लोग देखें यहाँ पे, है ना। सिराजुद्दौला यहाँ पर गद्दी पर बैठते हैं, और सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाता है 1756 में, और 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद ये उत्तराधिकारी बनते हैं। और इन्हीं के समय में प्लासी का युद्ध होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिराजुद्दौला के समय में ही प्लासी का युद्ध होता है ना, प्लासी का युद्ध जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये प्लासी का युद्ध होता है कब? ये प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। 23 जून, है ना, 23 जून 1757 को यह प्लासी का युद्ध होता है। और इस प्लासी के युद्ध में दो लोग आमने सामने रहते हैं, एक है बंगाल के नवाब और दूसरे हो जाते हैं अंग्रेज। हालांकि अगर देखा जाए तो अंग्रेजी सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इसको जीत लेती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं जीती है, इसलिए इसको धोखा से, षड्यंत्र से जीता गया युद्ध कहा जाता है। प्लासी के युद्ध से ही कहा जाता है कि यहीं पर मध्य युग की समाप्ति हो जाती है। मध्य युग की समाप्ति, मध्य युग का अंत हो जाता है, और यहीं से प्लासी के युद्ध से ही आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है। आधुनिक युग की शुरुआत माना जाता है ना, शुरुआत माना जाता है। यहीं पर आधुनिक युग की शुरुआत माना जाता है प्लासी के युद्ध से ही।
प्लासी के युद्ध के बाद हम लोग देखेंगे कि इसी समय क्लाइव के द्वारा, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। सिराजुद्दौला के बाद, क्योंकि अंग्रेजी सरकार का सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है यहाँ पे, इसी समय क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव जो है, ये क्लाइव के द्वारा बंगाल का नवाब बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? मीर जाफर को बना दिया जाता है ना। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। और ये बनाने का काम कौन करता है? यहीं क्लाइव करता है। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है और क्लाइव के द्वारा ही मीरन को बिहार का उप दीवान बना दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। बिहार का उप दीवान, क्लाइव के द्वारा ही मीरन को बिहार का, है ना, उप दीवान नियुक्त कर दिया जाता है। उप दीवान नियुक्त कर दिया जाता है। और नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है ना? इसमें सबसे ज्यादा भूमिका क्लाइव का होता है, क्लाइव का। लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार की वास्तविक सत्ता जो है राम नारायण के हाथों में होती है। इसी समय अगर बिहार की वास्तविक सत्ता की बात कर दिया जाए तो बिहार की वास्तविक सत्ता, है ना, बिहार की वास्तविक सत्ता, है ना, बिहार की वास्तविक सत्ता राम नारायण के हाथों में होती है। राम नारायण, है ना, राम नारायण के हाथों में होती है वास्तविक सत्ता। यानी कि मीर जाफर के बाद जो अगला नवाब बनता है उसका नाम है मीर कासिम। मीर कासिम थोड़ा बहुत योग्य व्यक्ति रहते हैं, योग्य नवाब रहते हैं, जिनका नाम है मीर कासिम, है ना, मीर कासिम नाम है इनका, मीर कासिम। और मीर कासिम को ये बात पता होता है कि नवाबी मिल तो जाती है लेकिन अंग्रेजी सरकार सबसे ज्यादा हस्तक्षेप करती है। सही तरीके से शासन व्यवस्था को, सुचारू ढंग से शासन व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिए हमेशा नवाब चाहता है, लेकिन उसमें हस्तक्षेप हमेशा अंग्रेजों का ज़्यादा बार बार किया जाता है, जिससे दुखी होकर के मीर कासिम क्या करते हैं? अपनी राजधानी बिहार के मुंगेर में स्थानांतरित करते हैं, कि उससे पहले उनकी राजधानी मुर्शिदाबाद होती है। मीर कासिम 1760 में नवाब बन जाते हैं, है ना। यहाँ पर देखेंगे 1760 में ये बंगाल के नवाब बन जाते हैं, बंगाल के नवाब बन जाते हैं। और जैसे ही बंगाल के नवाब बनते हैं, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए, है ना, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए ये इन्होंने अपना राजधानी मुंगेर बनाते हैं, अपना राजधानी मुंगेर बनाते हैं। इसके पहले मुर्शिदाबाद, है ना, मुर्शिदाबाद ये राजधानी होता है। मुंगेर में अपना राजधानी बना लेते हैं, राजधानी कहाँ? मुंगेर में बना लेते हैं। इससे भी नाराज हो जाता है अंग्रेजी सरकार, है ना। यानी कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम बिहार के मुंगेर में अपनी राजधानी को परिवर्तित करता है मुर्शिदाबाद से। मीर कासिम की अगर बात किया जाए तो राज्याभिषेक भी इसका पटना के, है ना, ईस्ट इंडिया के गोदाम में होता है। इसका राज्याभिषेक, मीर कासिम का राज्याभिषेक, है ना, इसका राज्याभिषेक कहाँ होता है? तो यहीं बिहार की राजधानी पटना में, और पटना के ईस्ट इंडिया, है ना, ईस्ट इंडिया के गोदाम में, है ना, गोदाम में इसका राज्याभिषेक किया जाता है। इतना ही नहीं, मीर कासिम गुस्से से कुछ ऐसा काम करा देता है जिसके वजह से अंग्रेजी सरकार सबसे ज़्यादा सदमे में आ जाती है। आप लोग नाम सुने होंगे 1763 में पटना हत्याकांड के नाम से। 1763 में मीर कासिम के समय में ही हुआ था। 1763 में, जिसको हम लोग पटना हत्याकांड कहते हैं, है ना, पटना हत्याकांड। चलिए, है ना, हत्याकांड हो जाता है, पटना हत्याकांड। क्या होता है यहाँ पे? यह 1763 में होता है। अंग्रेज एजेंट रहते हैं जिसका नाम है लायल, एजेंट लायल। अंग्रेज एजेंट लायल सहित लगभग 148 लोगों की हत्या करवा दिया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और इम्पोर्टेंट भी फैक्ट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, है ना। इसी समय अंग्रेज एक एजेंट रहते हैं, पूछा जाता है, अंग्रेज एजेंट रहते हैं, है ना, एजेंट जिसका नाम है लायल।
और लायल सहित ही 148 लोगों की हत्या करवा दिया जाता है मीर कासिम के द्वारा, मीर कासिम के द्वारा। उसके बाद आप देखते होंगे दस्तक के दुरुपयोग के फलस्वरूप बक्सर का युद्ध हो जाता है। यहाँ पे बक्सर का युद्ध इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही VVI है यह, बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को, है ना। 22 अक्टूबर 1764 को होता है बक्सर का युद्ध। और इसमें दो शक्तियां आमने सामने खड़ी हो जाती है। एक हो जाते हैं मीर कासिम जो बंगाल के नवाब हैं, मीर कासिम। एक हो जाते हैं मीर कासिम और दूसरे हो जाते हैं अवध के नवाब जिसका नाम है शुजाउद्दौला। अवध के नवाब हैं जिनका नाम क्या है? शुजाउद्दौला है, शुजाउद्दौला। और इसी समय मुगल बादशाह है जिनका नाम है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तीनों लोगों की शक्तियां एक तरफ रहती है और यहां पे होता है कौन? अंग्रेज। अंग्रेज इन दोनों के मध्य, इन दोनों के बीच में बक्सर का युद्ध होता है। और इसी समय बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति का नेतृत्व करता है जिसका नाम है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो नाम है, हेक्टर मुनरो। और हेक्टर मुनरो इसका नेतृत्व करता है बक्सर युद्ध का। और यहाँ पे जो त्रिगुट बना हुआ है, त्रिगुट में ये जो अवध के जो नवाब हैं, अवध के नवाब जिनका नाम है शुजाउद्दौला, ये शुजाउद्दौला इसका नेतृत्व करते हैं। लेकिन अंग्रेजी शक्तियों के सामने ये सारी के सारी जी शक्तियां जो है, जो संगठित रूप से, संयुक्त रूप से, है ना, गठबंधन बना के जो लड़ रही थी अंग्रेजी सरकार से, वो यहाँ पे आते आते ये हार जाती है, पराजित हो जाती है। और इस तरीके से अंग्रेजी सरकार बक्सर के युद्ध के माध्यम से यह प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लेता है। 12 अगस्त 1765 को, है ना, 12 अगस्त 1765 को होता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। और यह इलाहाबाद की संधि दो लोगों के बीच में, एक है मुगल बादशाह जिनका नाम है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, है ना, शाह आलम द्वितीय। और दूसरी तरफ हो जाते हैं अंग्रेजी सरकार, है ना, अंग्रेजों के बीच में यह संधि होता है 12 अगस्त 1765 को। और इसी के तहत 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित हो जाता है, क्योंकि इसी समय मुगलों के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर दीवानी का जो अधिकार है वो अंग्रेजी सरकार को दे दिया जाता है। और इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कब? तो 1765 में बंगाल, है ना, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजी सरकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया जाता है। इस तरह से इनका प्रत्यक्ष नियंत्रण, है ना, प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो जाता है अंग्रेजी सरकार का, है ना। यहाँ पर अंग्रेजी सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इसी समय 1765 की अगर हम लोग बात करें तो 1765 में एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्लाइव के समय में ही द्वैध शासन की स्थापना किया जाता है। द्वैध शासन की स्थापना इसी समय किया जाता है। कब? 1765 में। द्वैध शासन की स्थापना कब होती है? 1765 में ही। लेकिन जब अंग्रेजी सरकार यहाँ पे शासन व्यवस्था को अपने तरीके से जब हैंडल करने लगते हैं, तब जाके समस्या पैदा होने लगता है। क्योंकि देखा जाए भारत में जितना भी यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है उसका एक ही उद्देश्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। क्योंकि जो भी कंपनियां हैं वो व्यापारिक कंपनियां हैं और किसी भी व्यापारिक कंपनी का एक ही उद्देश्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। कोई मतलब नहीं है उस भूभाग में रहने वाले लोग कैसे जी रहे हैं, कोई इमोशन नहीं होता है। उसको मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होने का। और यही वजह होता है कि ये लोग सबसे ज़्यादा भारत में सामाजिक रूप से, आर्थिक, खास करके अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो अर्थव्यवस्था को इस तरीके से ये लोग चूस लेते हैं, इस तरह से उसको परिवर्तित कर देते हैं कि भारत का संतुलन बिगड़ जाता है। और इस तरह से 1770 में, है ना, इस तरह से 1770 में जो भयंकर अकाल आता है, भयंकर
अकाल आता है, भयंकर अकाल। और यह भयंकर जो अकाल है कहाँ पे आता है? बंगाल और बिहार में, है ना। बंगाल और बिहार में भयंकर अकाल आता है। कहा जाता है कि लाखों लोग मारे जाते हैं इसमें। लाशें इस तरह बिछ जाती है कि पशु और पंछियों को खाने के लिए सिर्फ लाशें मिलती हैं, अनाज नहीं मिलता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे का मांस भी खाते हैं। यहीं पर अगर हम लोग 1770 के अकाल की अगर बात करें तो बिहार में आप देखिएगा, बिहार सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र था पटना ये सबसे ज्यादा प्रभावित था उस समय में। भागलपुर का क्षेत्र, है ना, भागलपुर में देखिए, भागलपुर भी प्रभावित था, दरभंगा भी प्रभावित था, और पूर्णिया का क्षेत्र भी, है ना, पूर्णिया का क्षेत्र भी 1770 का जो अकाल है उससे सबसे ज्यादा यह ग्रसित हो गया था, सबसे ज्यादा ग्रसित हो गया। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया सबसे ज्यादा प्रभावित यही क्षेत्र था उस समय में। कुछ समय के बाद बंगाल का, है ना, एक गवर्नर जनरल बनकर के आया जिसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन, है ना, हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना, है ना, गवर्नर जनरल बना। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और इसी ने वारेन हेस्टिंग्स ने ही द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। द्वैध शासन प्रणाली को क्या कर दिया? तो द्वैध शासन प्रणाली को इसी ने समाप्त कर दिया। लेकिन इसके समय में भी 1783 ईस्वी में फिर से, इसी के समय में 1783 ईस्वी में पुनः, मतलब फिर से अकाल आ गई बिहार में, बंगाल में। तब उस समय के अधिकारी थे जिनका नाम था जॉन सोर। उनको लगा कि भाई अगर इन लोगों की जान बचाना है तो यहाँ पे एक बड़ा सा अन्नागार की स्थापना होना जरूरी है। और जॉन सोर ने ही अन्नागार बनाने का विचार दिया था इसी समय। जॉन सोर नामक एक अधिकारी थे, जॉन सोर, जिन्होंने कहा कि बिहार में एक अन्नागार की, है ना, अन्नागार की जरूरत है। अन्नागार का विचार सबसे पहले इसी ने दिया और इसी विचार के फलस्वरूप बिहार में गोलघर की स्थापना हुआ। गोलघर की स्थापना हुआ जॉन सोर के विचार से ही 1786 में गोलघर का स्थापना होता है, इसका निर्माण होता है। और गोलघर का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि वहां पे अनाजों का भंडार हो सके। जब ऐसी कोई समस्या आ जाए बिहार के लिए, जब अकाल की समस्या हो, दुर्भिक्ष की जब समस्या हो, तो इसका बेनिफिट बिहार के लोगों को मिले, इसलिए 1786 में गोलघर का स्थापना किया गया यहां पे, है ना। चलिए, उसके बाद हम लोग यहां पर देखेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जनजातीय आंदोलन, जनजातीय विद्रोह, है ना, जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह, क्योंकि आप देखते होंगे बिहार में कुछ ऐसे जनजातीय विद्रोह है जहां से बिहार में जो भी एग्जाम होता है यहां से पूछा जाता है। जैसे आप लोग हो सकता है सिविल सर्विस की तैयारी करते होंगे तो जनजातीय विद्रोह में मुंडा और संथाल हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है मेंस के लिए, और पीटी में भी सवाल पूछे जाते हैं। जनजातीय विद्रोह में हम लोग सबसे पहले देखेंगे संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह, और ये संथाल विद्रोह कब होता है? 1855-56 में। 1855-56 में यह विद्रोह होता है, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का विस्तार अगर देखेंगे, प्रसार हम लोग देखेंगे तो यह क्षेत्र जो था भागलपुर से लेकर के राजमहल की पहाड़ियों तक, इसका विस्तार सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और इसी क्षेत्र को हम लोग दामन एकोह के नाम से जानते हैं। यह जनजातीय आंदोलनों में, अगर आंदोलनों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था, प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था, जिसकी चर्चा कार्ल मार्क्स ने भी अपनी पुस्तकों में किया। संथाल विद्रोह के नेता थे जिनका नाम था सिद्धू कानू चांद भैरव। इनकी बहनें भी इनके साथ लड़ी। हालांकि यह आंदोलन सफल नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 लाया गया।
संथाल परगना और माझी व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया गया और इस तरह से इस आंदोलन को दबा दिया गया। संथाल विद्रोह में अगर क्षेत्र की हम लोग बात करें कि कौन सा क्षेत्र में, है ना, क्षेत्र की बात करें तो यहां पे ते हो जाएगा भागलपुर से लेकर के, है ना, भागलपुर से लेकर के राजमहल की पहाड़ियों तक, राजमहल की पहाड़ियों तक, जिसको हम लोग दामन एक कोह के नाम से जानते हैं, दामन एक कोह कहा जाता है। इस क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा विस्तार देखने को मिलता है संथाल विद्रोह का। और ये जो विद्रोह है प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था, प्रथम सशक्त, है ना, प्रथम सशक्त जनजातीय, है ना, जनजातीय यह विद्रोह था जिसको हम लोग संथाल विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस संथाल विद्रोह के नेता थे जिनका नाम है ना, संथाल विद्रोह के जो नेता है ना, इनके नेता हो जाते हैं सिद्धू कान्हू चांद भैरव, है ना, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव इनके नेता हैं, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। लेकिन यह आंदोलन दबा दिया जाता है और दबाने के फलस्वरूप यहाँ पे, है ना, परिणाम स्वरूप में हम लोग देख सकते हैं, परिणाम स्वरूप में क्या होता है, तो परिणाम स्वरूप इसका होता है यहाँ पे कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869, है ना, संथाल पूछा जाता है, संथाल परगना, है ना, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम कब, तो 1869 को लागू कर दिया जाता है, 69 को। और ये संथाल, है ना, संथाल जो परगना है, संथाल परगना, और साथ ही साथ ये माझी जो व्यवस्था है, माझी व्यवस्था, ये माझी व्यवस्था की नियुक्ति फिर से कर दी जाती है, माझी व्यवस्था की जो नियुक्ति है यह फिर से कर दिया जाता है। यह एक इतना सशक्त जनजातीय विद्रोह था जिसकी चर्चा कार्ल मार्क्स भी करता है, जिसकी चर्चा, है ना, इसकी चर्चा कार्ल मार्क्स के द्वारा, है ना, कार्ल मार्क्स के द्वारा किया जाता है अपने किताबों में, अपने पुस्तकों में कार्ल मार्क्स इस जनजातीय विद्रोह का चर्चा करते हैं इसी समय। और इस तरह से ये जो जनजातीय विद्रोह है, संथाल विद्रोह, यह दबा दिया जाता है अंग्रेजी सरकार के द्वारा। इसके कुछ समय के बाद आप देखते होंगे बिहार में एक बहुत भयंकर आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसको हम लोग मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं, है ना, मुंडा विद्रोह कहते हैं हम लोग, मुंडा विद्रोह। और यह मुंडा विद्रोह हुआ था 1895 से लेकर के 1900 तक, है ना, 1895 से लेकर के, है ना, ये 1900 तक चला। है ना, 1900 तक चला। मुंडा विद्रोह को हम लोग कई नामों से जानते हैं। मुंडा विद्रोह को उलगुलान भी कहा जाता है, उलगुलान भी कहा जाता है। आप चाहे तो महान हलचल के नाम से भी इसको संबोधित कह सकते हैं, हलचल, यानी कि महान हलचल के नाम से भी हम लोग मुंडा विद्रोह को जानते हैं। मुंडा विद्रोह क्यों हुआ था, कारण तो बहुत सारा है, लेकिन खुटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया जिसके वजह से यह विद्रोह प्रारंभ हो गया। खुटकट्टी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में परिवर्तन हो गया, परिवर्तन कर दिया गया जिसके वजह से, है ना, मुंडा विद्रोह हुआ। कारण बहुत सारा है। और इसके नेता थे, इनके नेता थे जिनका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेता थे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम है आनंद पांडे। इनके एक गुरु है जिनका नाम है ना, गुरु जिनका नाम है आनंद पांडे। अगर देखा जाए तो बिरसा मुंडा के चरित्र में, इनके व्यक्तित्व में जनजातीय संस्कारों का, संस्कृतियों का, ईसाई मिशनरियों का और हिंदू धर्म का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कहा जाता है कि आज भी समाज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां मुख्य धारा में अभी तक जोड़ी नहीं जा सकी। उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और यही वजह भी था कि बिरसा मुंडा ने अपने समाज के सामने खड़ा होकर के स्वयं को सिंहबोगा होने का अवतार भी बताया। बिरसा मुंडा इस समय स्वयं को
स्वयं को सिंह बोगा, है ना, सिंह बोंगा का अवतार इन्होंने जनजातीय समाज के सामने आकर के बताया, क्योंकि इनको पता था कि जनजातीय समाज में जब तक आचरण की शुद्धता पे बल नहीं दिया जाएगा, जब तक आत्म सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक इन जनजातीय समाज का कल्याण नहीं हो सकता। और यही वजह है कि इन्होंने एक पंथ का स्थापना किया, और पंथ की स्थापना करने के बाद इन्होंने शुद्धता पे सबसे ज़्यादा जोर दिया, शुद्धता पर ये सबसे ज़्यादा जोर दिए। क्योंकि जनजातीय समाज में कर्मकांड सबसे ज़्यादा लोग मानते थे, मूर्ति पूजा की सबसे ज़्यादा बोलबाला था, लोग अंधविश्वास में डूबे हुए थे, देव देवताओं के चक्कर में इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, और ये बात बिरसा मुंडा समझ रहे थे। और यही वजह था कि आचरण की शुद्धता पर बल दिया, और इन्होंने आत्मा पर, है ना, इन्होंने आत्मशुद्धार पर बल दिया, आत्मशुद्धार पर इन्होंने बल दिया। और इस तरीके से पूरे जनजातीय समाज में एकेश्वरवाद की उपदेश दिया, क्योंकि एकेश्वरवाद की स्थापना मतलब एक ही ईश्वर की पूजा करो भाई, एकेश्वरवाद की, है ना, एकेश्वरवाद की इन्होंने उपदेश दिया। बिरसा मुंडा ने अपने जनजातीय समाज को इकट्ठा किया, उसमें सुधार की, बहुत सारी काम इन्होंने करना शुरू कर दिया, और इनके एक आवाज़ पे लोग हजारों के हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे। और यही वजह था कि अंग्रेजी सरकार भी इनसे डरने लगी, और अंग्रेजी सरकार इस तरह से वो बेचैन हो गई इनको पकड़ने के लिए कि इनके दोस्तों के द्वारा धोखा देने की वजह से इनको 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 फरवरी 1900 को इनको सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया, है ना, गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा को पूछा गया सवाल है ये, इसलिए कोई दोस्त ऐसा होता, अधिकतर दोस्त जो है ना गद्दारी किया है, भारत का इतिहास पढ़िएगा तो हर जगह मिल जाएगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी जहाँ वहाँ पानी ही कम था, है ना, इनके साथ हुआ। 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार कर लिए गए, और 9 जून 1900 को, है ना, 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा को हैजा हो गया, और हैजा के वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है, हालांकि ये जो बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, जो विद्रोह था, यह सफल तो नहीं हो पाया, लेकिन दुर्गामी परिणाम मिला। परिणाम स्वरूप अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि इसका परिणाम क्या हुआ, है ना, परिणाम क्या हुआ, तो सबसे पहली बात है कि खुटकुटी व्यवस्था जो थी, जिस पे सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा था, उसको फिर से लागू कर दिया गया। खुटकट्टी जो व्यवस्था है, खुटकट्टी व्यवस्था, है ना, खुटकट्टी व्यवस्था जो है, व्यवस्था उसको लागू कर दिया गया, है ना। खुटकट्टी व्यवस्था कहने का मतलब है ना कि ये लोगों के अंदर इतना स्वतंत्रता था, है ना, ये लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। सामूहिकता बहुत बड़ी बात थी। एक ही जमीन पे सारे लोग मिलकर के, एक ही प्लॉट में सारे लोग मिलकर के काम करते थे, जिस पर अंग्रेजी सरकार ने हस्तक्षेप किया और इनमें परिवर्तन कर दिया, जिसके वजह से उनकी भावना आहत हो गई थी। इतना ही नहीं, बाद में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को पारित कर दिया गया। बाद में छोटा नागपुर, है ना, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, है ना, काश्तकारी अधिनियम 1900 अधिनियम कब 1908 को 8 जो है ये पारित कर दिया गया। इस तरीके से बिरसा मुंडा जो आंदोलन है, जो मुंडा विद्रोह था, उस मुंडा विद्रोह को, है ना, यहाँ पे दबा दिया गया।